गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पचे हुए भोजन के अवशोषण के बारे में बताएंगे। मैंने देखिए आपको मैकेनिज्म में सबसे पहले ये कहा था कि ये जो मैकेनिज्म है इसको कई स्टेप्स में अपन पूरा करते हैं। उसमें पहला इंजेक्शन ऑफ फूड बताया गया था आपको, दूसरा डाइजेशन बताया गया था। डाइजेशन मैंने बताया था बकाल कैविटी में, स्टोमक में और छोटी आंत में, जिसको इंटेस्टिनल डाइजेशन भी कह देते हैं। ठीक है। अब डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जिस भोजन को छोटी आंत में पचा लिया जाता है फिर उस भोजन का अवशोषण होता है। तो अवशोषण हम किसको कह रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन किसको कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इसका एक सिंपल, बिल्कुल एकदम से सामान्य भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि जो पचा हुआ भोजन होता है उस पचे हुए भोजन को आंत में उपकला कोशिकाओं के माध्यम से या तो रुधिर में या फिर लसिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी ट्रांसफर को ही हम क्या कह रहे होते हैं, अवशोषण कह रहे होते हैं। अर्थात पचे हुए भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण की क्रिया को अवशोषण कह देते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग खाना लिए और वो खाना सारा का सारा छोटी आंत तक पहुंचा, छोटी आंत में उस खाने का पाचन हुआ और पाचन के बाद जब वह उपकला कोशिकाओं के माध्यम से कहां पर स्थानांतरित हो जाता है, कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड में या लिम्फ में, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं या अवशोषण कह देते हैं। ठीक है। अर्थात पचे हुए भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण को अवशोषण कह देते हैं। ठीक है। ओके, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इसके बाद में जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अधिकांश जो अवशोषण होता है वो किस में होता है, इलियम में होता है। इलियम को हम कह रहे होते हैं क्षुद्रांत्र, अर्थात छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इलियम। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो पदार्थों का अवशोषण होता है ये किस में होता है, इलियम में होता है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ वसा में घुलनशील चीजें होती हैं या पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ मात्रा में अल्कोहल है या कुछ मेडिसिन होती हैं, इनका अवशोषण स्टोमक या आमाशय में भी किया जाता है। ठीक है। अधिकांश पचित भोजन का अवशोषण कहां पर हो रहा है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। लेकिन मैंने ये बताया था कि वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ जैसे अल्कोहल है, कुछ मेडिसिन हैं, ये आमाशय में भी अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो जल होता है, जल का अवशोषण कहां पर होता है, कॉलन में होता है। कॉलन किसको कह रहे होते हैं, बृहदांत्र को कह रहे होते हैं। कॉलन किसका भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है। ठीक है। अब दोबारा से आप इसको फिर रिपीट करके समझ सकते हो। अर्थात मैंने क्या बताया था, पचे हुए भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण को अवशोषण कह देते हैं। अधिकांश भोजन का या पदार्थों का अवशोषण इलियम या छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल है, कुछ मेडिसिन होती हैं, इनको आमाशय में भी एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात जो वाटर होता है, जल होता है, इसका अवशोषण कहां पर होता है, कॉलन में होता है। कॉलन को हम बृहदांत्र कह रहे होते हैं। अर्थात कॉलन कौन सी आंत का भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं।
आगे हम ये कह रहे होते हैं कि बहुत सारे जो फोल्ड होते हैं, बलन होते हैं, बिलाई होते हैं, माइक्रो बिलाई होते हैं, अर्थात अनेकों बलनों, लाखों रसांकुर एवं सूक्ष्मांकुरों की जो उपस्थिति होती है, ये इलियम की श्लेष्मिका की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल लगभग 100 गुना बढ़ा देती है। अर्थात आंत की श्लेष्मिका में जो बिलाई हैं, फोल्ड हैं, माइक्रो बिलाई हैं, इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो अवशोषणकारी सतह होती है उसका सरफेस एरिया या क्षेत्रफल 100 गुना बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो पदार्थों को क्या कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है। और जो माइक्रोबिलाई होते हैं श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में, ये सभी मिलकर के और एक तरह से ब्रश बॉर्डर बना लेते हैं। अर्थात जो आंत का श्लेष्मिका का अंतिम या स्वतंत्र छोर होता है उस पर बहुत सारे ब्रिस्टिन जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। अर्थात वह कैसा दिखाई देता है, ब्रश बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो रसांकुर होते हैं, प्रत्येक जो बिलाई होती है उसके केंद्रीय वाले भाग में, सेंटर वाले भाग में लसिका केशिका होती हैं और उसमें रुधिर केशिकाएं होती हैं। ये मैंने आपको पहले डायग्राम के द्वारा भी बता दिया है। ठीक है। इसके पश्चात पाचन के जो अंतिम उत्पाद होते हैं, जिन्हें छोटी आंत में अवशोषित किया जाना होता है, उन उत्पादों को हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, इसके बाद एमिनो एसिड होते हैं, इसके बाद फैटी एसिड होते हैं और इसके पश्चात मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, जिन्हें छोटी आंत में पचने के पश्चात अवशोषित किया जाता है। ठीक है। अवशोषण की जो क्रिया होती है ये मुख्य रूप से या तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होती है, जिसको हम सक्रिय अभिगमन कह रहे होते हैं, या फिर विसरण के द्वारा होती है। अर्थात जो अवशोषण की क्रिया होती है, पदार्थों को, पचे हुए पदार्थों को अवशोषित करना होता है, यह क्रिया सक्रिय अभिगमन के द्वारा होती है और अवशोषण के द्वारा, विसरण के द्वारा होती है। अर्थात जो अवशोषण क्रिया है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन के द्वारा होती है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कह रहे होते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं और ग्लूकोज होता है, इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा रुधिर में होता है। अर्थात हमारे भोजन के जो अंतिम उत्पाद है पचने के पश्चात, जिसमें हम एमिनो एसिड कह सकते हैं, प्रोटीन का है प्रोडक्ट, और उसमें आगे हम ग्लूकोज का नाम दे सकते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं या पॉलीसैकेराइड के बाद बनते हैं। इनका जो अवशोषण होता है छोटी आंत में, ये किसके द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा। और सक्रिय अभिगमन की सहायता से ये छोटी आंत से सारे पदार्थ कहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं, रुधिर में स्थानांतरित हो जाते हैं। किस में चले जाते हैं, रुधिर में चले जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आगे क्या होता है, इसी में जब वसा का अवशोषण करना होता है, किसका, वसा का जब अवशोषण करना होता है तो वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में अवशोषण होता है। और वो अवशोषण किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है और लसिका में होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है और लसिका में होता है। ठीक है ना। अभी मैं बता रहा था अमीनो एसिड और ग्लूकोज का सक्रिय अभिगमन के द्वारा कहां पर अवशोषण हो रहा था, रुधिर में। और अभी आपको मैंने बताया था कि वसा में जो घुलनशील है या वसा का जो अवशोषण है वो वसीय अम्ल और साथ में मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण के द्वारा किस में होगा, लिम्फ में होगा, लसिका में होगा। अब आप कहोगे रुधिर और लसिका क्या है, दोनों अलग हैं। जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, इसका जो फिल्ट्रेशन है वही क्या होता है, लिम्फ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लसिका है ये रुधिर का ही छनाव होता है। किसका छनाव होता है, रुधिर का। रुधिर से ही छन करके किसका निर्माण हो रहा होता है, लसिका का निर्माण हो रहा होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, लिम्फ कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए इन सारे पदार्थों का, जिसमें मैंने अभी बताया आपको वसा, अम्ल, मोनोग्लिसराइड और
कोलेस्ट्रॉल, इनके अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पित्त की होती है। पित्त किसको कह रहे होते हैं? बाइल को कह रहे होते हैं। बाइल के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, अर्थात इनके अवशोषण में कौन सहायक होता है? पित्त सहायक होता है। ठीक है, पित्त महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से इन वसाओं के साथ पित्त मिलकर के क्या करता है? सूक्ष्म आकार की जटिल संरचनाएं बना देता है, और उन सूक्ष्म आकार की जटिल संरचनाओं को हम नाम क्या दे रहे होते हैं? मिशेल कह रहे होते हैं। और ये जो मिशेल होती हैं, ये मिशेल छोटे आकार की संरचनाएं जिनका व्यास 3 से 6 माइक्रो एम होता है, माइक्रोमीटर होता है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि इनके केंद्रीय वाले भाग में वसा, अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, और चारों तरफ क्या होता है? पित्त लवण होता है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? मिशेल कह रहे होते हैं, जो कायम में विलय होती है। किसमें विलय होती है? कायम में विलय होती है। जब ये मिशेल सूक्ष्मांकुर के पास आती है, माइक्रोबिलाई के समीप आ जाती है, तब इसमें जो वसा कोशिका होती है वो झिल्ली में घुलनशील होने के कारण कहां पर विसरित हो जाती है? कोशिका में। और जब वो कोशिका में विसरित हो जाती है तो क्या होता है? फिर जो वहां पर वसा, अम्ल और मोनोग्लिसराइड हैं वो तो कोशिका के अंदर चले जाते हैं, और पित्त लवण बाहर ही रह जाते हैं, जो कायम में रहते हुए नई मिशेल का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब वसा, अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड हैं ये कोशिका में जब प्रवेश कर जाते हैं, तो जो स्मूथ ईआर होता है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिकाएं होती हैं, उनमें ये प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। ट्राइग्लिसराइड जब बन जाते हैं उनके अंदर, तो उनके चारों तरफ प्रोटीन अपना आवरण बना लेती है, प्रोटीन उनको चारों तरफ से घेर लेती है। तब इस प्रकार लाइपोप्रोटीन से बनी हुई जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को हम काइलोमाइक्रोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? काइलोमाइक्रोन। और इन काइलोमाइक्रोन का जो व्यास होता है 0.1 से 3.5 माइक्रो एम होता है। ये जो काइलोमाइक्रोन बनते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, बाह्य कोशिका लयन के द्वारा लसिका केशिका में चले जाते हैं, और लसिका केशिका में पहुंचने के पश्चात लसिका तंत्र से होते हुए और शिरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही लाइपेज एंजाइम होता है। वह लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वापस लाइपोप्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, और पुनः वसा, अम्ल और क्या बन जाते हैं? मोनोग्लिसराइड्स बन जाते हैं। इसके पश्चात छोटी आंत में जो विटामिन होते हैं और लवण होते हैं, उनको भी सक्रिय और निष्क्रिय दोनों विधियों से अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जल का जो अवशोषण होता है केवल विसरण के माध्यम से ही होता है, तथा कॉलन में जल और कुछ मात्रा में विटामिन, जैसे विटामिन के होता है, इनको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अब देखिए यहाँ पर नोट्स के रूप में आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको परिभाषा सबसे पहले बताई थी पचित भोजन की। पचित भोजन का मतलब है छोटी आंत में भोजन को क्या किया गया? पचा लिया गया। पचाने के बाद में देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से ये या तो रुधिर में या फिर लिम्फ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती होती है? अवशोषण कहलाती है। अभी अभी मैंने बताया था। साथ में मैंने ये भी अभी बोला कि अधिकांश जो पदार्थ हैं उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? इलियम के द्वारा, अर्थात इलियम में होता है। और ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है, जिसको हम क्षुद्रांत्र कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? क्षुद्रांत कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ, जैसे अल्कोहल हो सकता है, कुछ मेडिसिन हो सकती हैं, इनको कहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है? आमाशय में एब्जॉर्ब किया जाता है, या स्टोमक में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात मैंने आपको कहा था कि जल का अवशोषण केवल कहां पर होता है? कॉलन में। कॉलन किसको कह रहे होते हैं? बृहदांत्र। बृहदांत्र किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, अर्थात कॉलन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। और जल के इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है ना। इसके पश्चात मैंने बताया था कि बहुत सारे जो फोल्ड होते हैं, कहां पर? श्लेष्मिका उपकला में, फिर वहां पर बहुत सारे रसांकुर विलाई, फिर वहां पर बहुत सारे
माइक्रोविलाई, इनके कारण जो इलियम की श्लेष्मिका या जो म्यूकोसल लेयर होती है इसकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस या अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले से लगभग 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इस कारण से वहां अधिक से अधिक बचे हुए पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, साथ में देखिए जो श्लेष्मिका है इसकी उपकला कोशिकाओं में एपिथेलियल सेल्स में जो माइक्रोविलाई पाए जा रहे होते हैं ये वहां पर स्वतंत्र रूप से एक बॉर्डर सा बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ब्रश बॉर्डर कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि प्रत्येक जो विलाई होता है रसायनकुर होता है, इसके सेंटर वाले भाग में लसिका के इसका लिम्फ, यहाँ पर कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज या रुधिर की कोशिकाएं होती हैं, और साथ में पाचन का जो अंतिम उत्पाद है जिसे अवशोषित करना है वो मोनोग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है। ये सारे के सारे किससे बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। अमीनो अम्ल किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। और यहाँ पर वसा से क्या बन जाएगा, वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है ना, इनको यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है या अवशोषित किया जाता है सरलीकरण के बाद। जटिल से क्या बना दिया जाता है, सिंपल, और तब उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। इसके पश्चात देखिए खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है अधिकतर मैंने बताया था कौन सी वाली, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा डिफ्यूजन। दो ही विधियां होती हैं जिनके द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। इसमें मैंने कहा था अमीनो अम्ल प्लस ग्लूकोज, इन दोनों का अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा किसमें होता है, ब्लड में होता है। जबकि वसा का अवशोषण बसीय अम्लों एवं मोनोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के रूप में, किसके रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, किसके द्वारा, विषण के द्वारा या डिफ्यूजन के द्वारा किसमें होता है, लसिका में होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था साथ में कि जो पित्त है ये अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एब्जॉर्प्शन में। इसीलिए ये पित्त क्या करता है, वसाओं के साथ मिलकर के सूक्ष्म जटिल संरचनाएं बनाता है। और ये जो सूक्ष्म जटिल संरचनाएं होती हैं इनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, मिशेल कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, मिशेल। कई बार पूछा जाता है मिशेल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वसा तथा पित्तरस मिलकर के जिन सूक्ष्म जटिल संरचनाओं को बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज मिशेल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने बताई थी कि प्रत्येक जो मिशेल है उसमें वसा होगा, क्या होगा, पित्त लवण होगा। और इस कारण से ये गोलाकार या कैसी बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम मिशेल कह रहे होते हैं, जिनका डायमीटर 3 to 6 माइक्रो एम। ठीक है, मिशेल कायम में बेले होती है। कायम कहां से आता है, आमाशय से छोटी आंत में। इसके पश्चात मिशेल का जो केंद्रीय भाग है उसमें क्या होगा, वसा अम्ल होगा और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं। और जबकि पित्त लवण कहां पर रह जाते हैं, बाहर एकत्रित। इसके साथ साथ जैसे ही मिशेल सूक्ष्मांकुर या किसके संपर्क में आती है, माइक्रोविलाई के संपर्क में, वैसे ही वसा कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण कोशिका में विसरित हो जाती है और मिशेल से निकल करके कैसी होगी, विसरित हो जाएगी। और जब ये कोशिका में चली जाती है उसके बाद जो पित्त लवण रह जाता है वो नई मिशेल का निर्माण करता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड दोनों ही कोशिकाओं में क्या करेंगे, जो स्मूथ ईआर होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिकाएं, इनमें प्रवेश कर जाता है और ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं इनके चारों तरफ प्रोटीन एक आवरण बनाती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ प्रोटीन आवरण बना लेगी तो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई संरचना को हम यहाँ पर काइलोमाइक्रोन कह देते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन का भी व्यास 0.1 से कितना होता है, 3.5 माइक्रो एम। ठीक है, काइलोमाइक्रोन यहाँ से क्या करेगा, फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा किसमें चला जाएगा, लसिका कोशिका में, जिसको हम लिम्फ कैपिलरी कह रहे होते हैं। और लिम्फ कैपिलरी में पहुंचने के बाद
ये लसिका तंत्र से होता हुआ शिरा के रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाता है। रुधिर प्लाज्मा में पहले से ही लाइपेज एंजाइम होता है, ये इस लाइपोप्रोटीन को पुनः किसमें तोड़ देता है, वसा अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। ठीक है ना। अब देखिए वसा के अवशोषण की प्रक्रिया को आप एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ सकते हो, जिसमें देखिए ये छोटी आपके कार्ड है जिसमें ये सारे माइक्रोबिलाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, अंत्यद्रव्यी जालिकाएं हैं। मैंने आपको ये कहा था कि वसा के साथ जो पित्त है मिलकर के किसका निर्माण करता है, सूक्ष्म जटिल संरचनाओं का, और उन सूक्ष्म जटिल संरचनाओं को हमने नाम दिया था मिसेल। तो मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही मिसेल सूक्ष्माणु के संपर्क में या समीप आती है, वैसे ही क्या होता है, उस मिसेल में से वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड ये कहां पर प्रवेश कर जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये वसा अम्ल कैसा होता है, इसमें घुलनशील होता है, तो ये आसानी से किसमें चला जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। और पित्त लवण बाहर ही रह जाएगा, बाहर रह जाएगा तो वो नई मिसेल का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो जब ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड जब यहाँ सूक्ष्मांगों के अंदर से कहां पर चले जाते हैं, सेल के अंदर, तो ये सेल में पाई जाने वाली जो स्मूथ ईआर होती है, जिसको हम चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिकाएं कह रहे होते हैं, इस स्मूथ ईआर के अंदर प्रवेश करके ये वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड किसका निर्माण करते हैं, वापस ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं, नई ट्राइग्लिसराइड का ये निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ ट्राइग्लिसराइड बन जाती है तो ट्राइग्लिसराइड से ही यहाँ पर क्या होता है, कायलोमाइक्रोन बनता है। अर्थात ये जो ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर बनती है चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिकाओं के अंदर, इनके चारों तरफ प्रोटीन एक आवरण के रूप में इकट्ठी हो जाती है। प्रोटीन जब आवरण के रूप में इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको लाइपोप्रोटीन कह देते हैं। अर्थात लाइपोप्रोटीन से बनी हुई जो संरचना है वही क्या कहला रही होती है, कायलोमाइक्रोन कहला रही होती है, जिसका व्यास मैंने कितना बताया था, 0.1 से 3.5 माइक्रोन एम या माइक्रोमीटर। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर जब ये कायलोमाइक्रोन बना तो ये कायलोमाइक्रोन यहाँ से एक्सोसाइटोसिस या बाह्य कोशिका लाइन के द्वारा कहां पर चला जाता है, लसिका कोशिका में। ये देखो जा रहा ना, आपने एरो करके दिखा रखा है। जब ये लसिका कोशिका में पहुंच जाता है किसके द्वारा, लसिका तंत्र के द्वारा, तब यह शिरा में पहुंचकर रुधिर प्लाज्मा में पहुंचता है। और रुधिर प्लाज्मा में जहां पहले से बहुत सारे लाइपेज एंजाइम रहते हैं, वे लाइपेज एंजाइम इसको कायलोमाइक्रोन को या लाइपोप्रोटीन को पुनः किसमें तोड़ देते हैं, वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह रहे होते हैं कि ये वसा अवशोषण की क्रिया होती रहती है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण। कौन सा आता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होगा कि जो अवशोषित खाद्य पदार्थ होते हैं वो अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर के द्वारा कहां पर पहुंचा दिए जाते हैं, कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में जब वो पहुंचा दिए जाते हैं तो कोशिकाओं में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए उन पदार्थों का वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या उनका विघटन कर दिया जाता है। और उनसे जो ऊर्जा वहां पर रिलीज होती है या ऊर्जा का जो लिबरेशन होता है, वह ऊर्जा वहां पर एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी से उस ऊर्जा की पूर्ति होती रहती है। एटीपी वापस एडीपी में चेंज हो जाता है और फिर क्रिएटिव फॉस्फेट के द्वारा वापस किस में चेंज हो जाता है, एटीपी में। ठीक है, इसके साथ साथ जो वहां पर अतिरिक्त पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित हो जाते हैं।
और उन पदार्थों का काम ये होता है कि शरीर में आवश्यकता के हिसाब से नए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा के अणुओं का निर्माण करते रहते हैं। और इस कार्य के लिए मुख्य रूप से जो अंग वहां पर काम आता है वो लीवर होता है या यकृत होता है। कौन होता है? लीवर होता है या यकृत होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो। मैंने यहां पर ये बता रखा है स्वांगीकरण, अवशोषित खाद्य पदार्थों को किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा कहां पर पहुंचाया जाता है? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में किसकी आवश्यकता के लिए या प्राप्ति के लिए? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। क्या होता है इनका? विघटन। ठीक है, और विघटन होकर के ऊर्जा प्राप्त होती है जो किसमें संचित हो जाती है? एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ यहाँ पर अतिरिक्त मात्रा में होते हैं वो या तो ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में संचित कर लिए जाते हैं, और इन पदार्थों से नए पदार्थों का संश्लेषण होता रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में या प्रोटीन के रूप में या फैट के रूप में। ठीक है, और ये सारी क्रियाएं या कार्य कहां पर होते हैं? लीवर के अंदर, अर्थात इन सारी क्रियाओं से संबंधित लीवर यहाँ पर जिम्मेदार है। अर्थात ये अधिकतर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो कहां पर होती रहती हैं? लीवर के अंदर होती रहती है, अर्थात लीवर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि इन कामों के लिए लीवर महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है ना। अब देखिए एटीपी है, जब भी हमारे शरीर में भोजन की कमी हो जाती है या ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उस समय जो हमारा शरीर है वो इस एटीपी से ऊर्जा लेता रहता है। एटीपी किस में चेंज हो जाती है? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर जैसे ही हम भोजन प्राप्त करते हैं वापस वहां पर फॉस्फेट जुड़ जाता है और फिर वापस क्या बन जाती है? एटीपी बन जाती है। इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एटीपी में ए क्या है तो कई बार हम कह देते हैं कि एडिनोसिन है। कई बार ये पूछा जाता है बताओ एटीपी में एडिनोसिन क्या है, तो बच्चे कहते हैं एडिनोसिन है। एडिनोसिन नहीं बताना, एडिनोसिन वास्तव में क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अगर हम नाइट्रोजिनस बेस के साथ शुगर जोड़ देते हैं या फिर हम ये कहें किसी भी शर्करा के साथ में कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। जैसे सपोज करिए शर्करा के साथ में आपने किसको जोड़ दिया? एडेनिन को। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन बन जाएगा। ठीक है, तो एडिनोसिन वास्तव में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और जब ये फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट जब यह स्वांगीकरण पूरा हो जाता है तो आता है बाह्य क्षेपण। बाह्य क्षेपण का मतलब होता है इजेशन। इजेशन का मतलब ये होगा कि जब पाचन भी हो गया और अवशोषण भी हो गया, इसके पश्चात भी ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड हैं, जिनको हम अपचित भाग कह रहे होते हैं। और ये जो अपचित भाग होते हैं, इन अपचित भाग में बहुत सारे जीवाणु के द्वारा सेलुलोज का अपघटन कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ ये कहां पर पहुंचा दिए जाते हैं? कॉलन में। कॉलन क्या है? बृहदांत्र होती है। बड़ी आंत का कौन सा भाग है? बड़ा बृहदांत्र भाग होता है। जब ये कॉलन में पहुंच जाते हैं तो कॉलन का मुख्य काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। और किसके द्वारा? विषण के द्वारा। साथ में दूसरा मैंने बताया था कुछ खनिज होते हैं उनको भी ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो कॉलन का काम होता है वो मल को बनाना होता है, अर्थात फीसिस का निर्माण करना होता है। अब आप कहेंगे फीसिस क्या है? तो जब कॉलन में ये अपचित शेष पहुंच जाता है तब वहां आप देखेंगे कि जो कॉलन है ये वहां पर उपकला कोशिकाएं कुछ मृत हो जाती हैं, जीवाणु मृत हो जाते हैं, साथ में वहां पर पित्तवाणक होते हैं। ये सारे के सारे जब मिल जाते हैं तब हम उसको मल या फीकल कह देते हैं। और जब इस फीकल को मलाशय में धकेला जाता है
पुश किया जाता है तो मलाशय की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से उस संकुचन के कारण किसके ऊपर दबाव बन जाता है, मल के ऊपर दबाव बन जाता है। इसीलिए मलाशय से जो मल है वो कहां पर जाएगा, एनस में, और एनस के चारों तरफ जो अवरोधनी लगी होती हैं वो वहां पर ओपन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं और वहां एनस या गोदा खुल जाती है और इस कारण से उस फीकल मैटर को या उस मल को समय समय पर बाहर त्यागा जाता रहता है, इजेस्ट किया जाता रहता है, जिसको हम बाह्यक्षेपण कह रहे होते हैं, या विसर्जित किया जाता है। ये विसर्जन की क्रिया 12 से 24 घंटे में 1 या 2 बार होती है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि विसर्जन की संपूर्ण क्रिया किस पर डिपेंड करती है, तंत्रिका तंत्र, अर्थात इसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, तंत्रिका तंत्र इसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अर्थात ये माना जाता है कि जब मलाशय के अंदर मल पहुंचता है तो मल का जो प्रेशर है वो किस पर जाएगा, मलाशय की दीवार पर, और मलाशय की दीवार पर जैसे ही उसका प्रेशर पड़ेगा वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन के कारण क्या होगा, जो मलाशय की भित्ति की पेशियां हैं वो संकुचन करना शुरू कर देंगी, तो वो दबाव किस पर पड़ना शुरू हो जाएगा, मल पर, और तब वहां पर जो अवरोधनी एनस में लगी होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और इस कारण से गुदा या एनल अपर्चर खुल जाता है और इसके द्वारा जो फीकल मैटर या मल है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इजेस्ट कर दिया जाता है, बाह्य क्षेपित कर दिया जाता है या विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यह क्रिया तभी होती है जब मलाशय में मल का जो दबाव है या मल के ऊपर जो दबाव है वो 20 mmHg तक पहुंच जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मलाशय में जब मल होता है और मल के द्वारा जो दबाव वहां क्रिएट हो रहा है मलाशय भित्ति के ऊपर, वह दाब एक निश्चित सीमा तक पहुंचे, तब जाकर के वहां पर विसर्जन या किसकी क्रिया होती है, इजेशन की क्रिया हो रही होती है। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जब तक वो एक पार्टिकुलर दाब वहां पर नहीं आता तब तक मल का विसर्जन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है, नोट भी किया है। मैंने आपको बताया पाचन एवं अवशोषण के पश्चात जब पाचन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, इसके बाद में जो वहां शेष भाग बचता है जिसको हम अनडाइजेस्टेड पार्ट कह रहे होते हैं या अपचित शेष भाग कह रहे होते हैं, ये कहां पर आता है, कॉलन में। कॉलन में बार बार कह रहा हूं कौन सा वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है जिसको हम बृहदांत्र कह रहे होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु रहते हैं। ये भोजन में जो उपस्थित सेलुलोज होता है, इस सेलुलोज का विघटन कर देते हैं, सेलुलोज को ये यहाँ पर डिकम्पोज कर देते हैं और फिर इसके बाद में कॉलन का जो मुख्य काम होता है वो जल का अवशोषण, और ये जल का अवशोषण केवल और केवल किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है या डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। साथ में देखिए मैंने बताया कि कुछ खनिज होते हैं उनको भी कहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कॉलन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो कॉलन का मुख्य कार्य होता है वो जल के अवशोषण के साथ साथ, किसके अवशोषण के साथ, जल के अवशोषण के साथ साथ और क्या होता है, मल को बनाना होता है या फीसिस का निर्माण करना होता है, ठीक है। और जब भोजन का यहाँ अपचित शेष भाग बचता है उसके साथ में श्लेष्मा, उसके साथ में मृत उपकला कोशिकाएं, उसके साथ में मृत जीवाणु और उसके साथ में जो पित्त वाणक होते हैं, ये सभी मिलकर के क्या बना रहे होते हैं, मल का निर्माण कर रहे होते हैं। इन सारे पदार्थों से मिला हुआ जो भी वहां पर अवशिष्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज फीसिस, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, मल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हुआ, जो कॉलन है वो जल के अवशोषण के साथ साथ किसका निर्माण कर रही होती है, फीकल मैटर का निर्माण कर रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि जब ये मल बन जाता है तो इस मल को कहां पर पुश किया जाता है, रेक्टम में पुश किया जाता है। रेक्टम क्या है, मलाशय होता है। जब इसको मलाशय में धकेल दिया जाता है तो जो मलाशय की भित्ति है इसके संकुचन के कारण क्या होगा, मल पर एक दबाव क्रिएट हो जाएगा या एक दबाव
और इस दबाव के कारण जो एनस में पाई जाने वाली अवरोधनी होती हैं, एक अंतः अवरोधनी, बाह्य अवरोधनी, अंतः अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी यहाँ पर क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती है, खुल जाती हैं। इस कारण से जो एनाल अपर्चर होता है या गुदा का जो क्षेत्र होता है वह खुल जाता है और वहां से मल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या मल को इजेस्ट कर दिया जाता है या मल का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि मल का जो विसर्जन होता है ये 12 से 24 घंटे में 1 या 2 बार होता है और पर्टिकुलर टाइम है, बाकी जो टाइम है वो केवल उसी कंडीशन में होता है जब या तो इंडाइजेशन है या डाइजेशन में कोई एबनॉर्मलिटी है। अगर डाइजेशन प्रॉपरली होता है तो उसका टाइम भी कैसा होगा, प्रॉपर ही टाइम होगा। इसीलिए आपने देखा है कि अधिकतर जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो हैबिट है, उस हैबिट में डेफिकेशन की जो प्रोसेस है वो मॉर्निंग और इवनिंग होती है। मॉर्निंग और इवनिंग के अलावा अगर कोई व्यक्ति डेफिकेशन में रहता है, जाता है डेफिकेशन के लिए, तो वह केवल क्या हो सकता है, या तो कोई एबनॉर्मल कंडीशन या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर इनडाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। अगर वहां पर डाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है तो इसी तरह से वहां पर इजेशन की क्रिया होती रहेगी। इसके पश्चात क्या होगा कि ये क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। अब आप कहेंगे कि तंत्रिका तंत्र से इसका क्या लेना देना होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसमें कॉलन होता है, कॉलन का जब नीचे वाला भाग किससे फिलअप हो जाता है, फीकल मैटर से, उस समय वहां से निश्चित रूप से जब वो रेक्टम में पुश हो रहा होता है तो रेक्टम की जो भित्ति होती है उन भित्तियों पर जब प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर से रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाते हैं। उसको हम कह रहे होते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और उस प्रतिवर्ती क्रिया के कारण फिर क्या होगा, जो मलाशय की भित्ति होती है उसमें संकुचन होगा और संकुचन होकर के जो एनस के चारों तरफ पाए जाने वाले स्फिंक्टर होते हैं, जिसमें एक आउटर होता है, एक इनर स्फिंक्टर होता है, इनकी पेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और वहां पर एनल अपर्चर खुल जाता है और तब उसको मल को बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहला रही होती है, इजेशन। आप चाहो तो संक्षिप्त में ये कह सकते हो कि जो पाचन एवं अवशोषण के पश्चात कॉलन के अंदर फीकल मैटर या मल का निर्माण होता है, उस मल को समय समय पर गुदा के द्वारा बाहर त्यागा जाना या बाहर विसर्जित किया जाना क्या कहलाना होता है, इजेशन। या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, बाह्य क्षेपण कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म है ये कितने भागों में बांट दिया आपने, 5 भागों में। सबसे पहले आपने इंजेक्शन ऑफ फूड लिया, उसके बाद डाइजेशन लिया, डाइजेशन 3 पार्ट में पूरा किया, डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन स्टोमक और फिर इंटेस्टिनल डाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो 3rd पॉइंट आया था वो मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन, 4th पॉइंट इज एसिमिलेशन एंड लास्ट इज 1 इजेशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, बाह्य क्षेपण। ठीक है, ओके।